Hello everyone, welcome to Unlock Science. Today I again welcome you back to Gamma series और जो आज हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है ऑप्टिक्स के ऊपर, दैट इज लाइट। और इसमें हम दो सेगमेंट पढ़ेंगे, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो लाइट के जो पार्टिकल रेंज को स्टडी करता है उसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं, या इसको हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप्स हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं। और जो अगला सेगमेंट हमारा वेव ऑप्टिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज ऑप्टिक्स, उसका पहला पार्ट है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में पहला सेगमेंट है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इसमें दो केस है। पहला अगर हम पढ़ें प्लेन मिरर्स का, फॉर प्लेन मिरर्स, ये आपका एक मिरर है, सिल्वर साइड है, ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे है, ये बन गया नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये इतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सो एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर होता है। एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्मल। अब यही काम होता है स्फेरिकल मिरर्स में। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका ये कॉनकेव मिरर होता है, और ये आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। मिरर का ये पोल होता है, पोल से फोकस की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम चीज यहाँ पे, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये बन गया फोकल लेंथ, और ये बन गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब इसमें हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की, जो किसी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को और फोकल लेंथ के बारे में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट इज mirror formula, and mirror formula is 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f। v जहाँ पे आपका इमेज डिस्टेंस है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f जो है वो आपका फोकल लेंथ होता है। और ध्यान रहे, नोट कर लीजिए इसको, u हमेशा आप नेगेटिव पुट करेंगे, और f जो होगा पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए, और f जो होगा नेगेटिव होगा वो कॉनकेव के लिए होगा। ये बातों को ध्यान रखिएगा, तो कभी भी आपके सवाल जो मिरर फॉर्मूले पाते हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे आपसे। u हमेशा आप नेगेटिव पुट करेंगे, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव पुट करेंगे आप लोग। अब इसमें जो अगला सवाल बनता है दैट इज बेस्ड ऑन मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन ऑफ एनी मिरर इज, it is defined as the ratio of height of image to the height of object, and by geometry when solving we get minus of v by u। अब इससे मान लीजिए मैंने लिखा है m की वैल्यू है -2y, तो माइनस का मतलब होता है कि इमेज आपकी रियल है और इन्वर्टेड है। नंबर देखिए 1 से बड़ा है, मतलब इमेज आपकी मैग्नीफाइड है। अगर मैं ऐसे लिखता m इज इक्वल टू +1/2, प्लस का मतलब होता है कि इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ये देखिए नंबर 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड होगी। तो m की वैल्यू को डिकोड करने का तरीका ये है, पहले साइन देखिए, साइन अगर प्लस है तो वर्चुअल इरेक्ट, माइनस है तो रियल इन्वर्टेड। फिर नंबर देखिए, नंबर ये देखिए नंबर 1 से बड़ा है तो इमेज मैग्नीफाइड है, नंबर 1 से छोटा होगा तो डिमिनिश्ड होगी। और अगर m का वैल्यू +1 है क्या होगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज। अगर m का वैल्यू -1 है सो रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन के डेटा को हम ऐसे डिकोड करते हैं यहाँ पे।
अब आइए बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। सो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए एक लाइट रे आ रही है आपकी, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो या तो लाइट रे आपकी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, या तो आपकी लाइट रे जो होगी वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट रे होता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ये n1 है, ये n2 है। तो जब नॉर्मल की तरफ बेंड होगा तो लाइट रे आपकी रेयर से डेंस जाती है, जब नॉर्मल से दूर जाएगा तो लाइट रे आपकी डेंस टू रेयर ट्रैवल करती है। So diffraction is basically a phenomenon in which a light ray bends towards the normal or away from the normal whenever there is a change in the medium. अब हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आइए हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, सपोज हमने यहाँ पे एयर लिया और ये कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने Na मान लिया, इसको n मान लीजिए। लाइट रे आएगी टुवर्ड्स बेंड करेगी नॉर्मल, ये I हो गया, ये R हो गया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट गिवन मीडियम। ये तो एब्सोल्यूट की बात हुई। मान लीजिए इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें, कोई मीडियम 1 है और यहाँ पे कोई मीडियम 2 है, इसकी वैल्यू n2 कर दो। नाउ सपोज आई नीड टू फाइंड n1 बाय n2। n1 क्या होगा? c by v1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन c by v2। तो n1 by n2 क्या बन जाएगा? c by v1 इंटू v2 by c और c कट गया। सो n1 by n2 क्या आ गया? v2 by v1 आ गया। अब n1 by n2 कैसे पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, वाइस वर्सा। अगर हमें n2 by n1 लिखना होता तो क्या बन जाएगा? v1 by v2। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। जो c by v था दैट वाज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मींस आप एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर से कंपेयर कर रहे हो, वो एब्सोल्यूट है क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप दो मीडियम कंपेयर कर रहे हो तो हर वक्त वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। और आप देखिए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम की स्पीड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और हम एक दे सकते हैं v1 by v2 है and v is written as lambda 1 into frequency upon lambda 2 into frequency। रिफ्रैक्शन में देखिए सोर्स ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रहा है मेरा, सो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज अपॉन रिफ्रैक्शन। इस बात को दोबारा नोट कर लीजिए। रिफ्रैक्शन में लाइट की स्पीड चेंज होगी, लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। ये सवाल पूछता है कि अपॉन रिफ्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट चेंज। नॉट चेंज में आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे टिक करके आएंगे और किसी चीज पे टिक नहीं करेंगे। सो एफ और एफ काट दीजिए तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। तो एफ जब हट जाएगा यहाँ से तो कुछ ऐसा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक रिलेशन ये इंपॉर्टेंट है, एक आपका रिलेशन ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के लाइट की स्पीड के और उस मीडियम में लाइट के वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद बात करते हैं नॉर्मल शिफ्ट की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है। तो एक लाइट ऐसे निकलेगी, एक लाइट ये गई, ये नॉर्मल है, ये ऐसे बेंड कर गई, तो कहीं इमेज आपको ये बनती हुई दिखाई देगी। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये बन रही है। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा लाइट रे यहाँ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है। तो ये जो है दिस इज योर रियल डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, दिस इज योर apparent depth। That means for this observer ये आपका नॉर्मल शिफ्ट हो गया, इतना अमाउंट आपका ऑब्जेक्ट ऊपर उठ के आ गया इस ऑब्जर्वर के लिए। सो नॉर्मल शिफ्ट इज रियल डेप्थ माइनस
apparent depth, और refractive index of liquid is real depth upon apparent depth. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम आपका होता है इसके लिए इंपॉर्टेंट है. इसमें वैल्यूज दी रहती है, आपको सिंपली वैल्यूज पुट करके कोई भी चीज़ आपको एक चीज़ मिसिंग होगी वो आपको निकालनी होती है. फिर इसके बाद हम बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल सरफेस. फ्रॉम अ सिंगल सरफेस, सपोज ये आपका सरफेस है, या ऐसे मान लीजिए इसको हम ये करके ले लेते हैं. आपकी लाइट रे गई, यहाँ पे डिफ्रैक्ट होगी, एक लाइट रे जा रही है, ये यहाँ पे आके इससे मीट कर जाएगी. तो ये इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये मीडियम n1 है, ये मीडियम n2 है. दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज योर इमेज डिस्टेंस. बाकी सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये इसका बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया. तो फॉर्मूला होता है n2/v, पहले इमेज लिखेंगे माइनस फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे n1/u. n2/v किस मीडियम में इमेज बन रही है, तो n2/v माइनस n1/u, n2 माइनस n1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस इज एक्सप्रेशन बीइंग यूज्ड फॉर रिफ्रैक्शन व्हेन इट इज हैपनिंग एट अ सिंगल सरफेस. तो पहले हम लिखते हैं इमेज वाला पार्ट, तो इमेज v है, बन रही है n2 में. फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे n1 में है और डिस्टेंस u है, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r. अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए और नेगेटिव होगा कॉनकेव सरफेसेस के लिए. तो जैसे ये कॉन्वेक्स है तो इसमें r पॉजिटिव पुट करोगे, अगर सरफेस आपका कुछ सॉरी उल्टा है, हाँ ये r आपका राइट में लाई कर रहा है तो इसमें आपका r पॉजिटिव होगा. अगर आपका सरफेस कुछ ऐसा बनता तो r आपका इधर लाई करता, तो आप उसमें उसको नेगेटिव पुट करते हैं वहां पे आप. इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है दैट इज लेंस फॉर्मूला, या हम कहेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला. अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये मिली है, ये मीडियम n1 है, n2 है, फिर n1 है, और इसका इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है. फिर वही ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, लाइट गई बेंड करेगी, यहाँ पे इमेज बनेगी, एक लाइट ये जा रही है आपकी, तो ये बन गया v, ये बन गया u. तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू n2 बाय n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. अच्छा, इस फॉर्मूले में भी हमने r1 r2 के साइन पुट नहीं किए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देखो r2 आपका लेफ्ट में जा रहा है, तो जब सॉल्व करोगे r2 आप नेगेटिव पुट करोगे, r1 क्या r1 इधर लाई करेगा, तो सॉल्व करते टाइम r1 आप पॉजिटिव पुट करोगे. और अगर सपोज दिस इज डबल कॉन्वेक्स, तो डबल कॉन्वेक्स में क्या होगा, r1 बन जाएगा प्लस r और r2 बन जाएगा माइनस r. तो उस केस में क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू n2 बाय n1 माइनस 1/r प्लस 1/r. फॉर डबल कॉन्वेक्स ये आपका रिलेशन बन जाएगा. अगर डबल कॉनकेव होगा तो आप उस हिसाब से अपने r1 r2 की वैल्यूज चेंज कर लीजिएगा. तो ये तो बात हो गई लेंस मेकर फॉर्मूले की. फिर फॉर थिन लेंसेज जो हमारा लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला इज सिंपल, इट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/s. ये थिन लेंसेज के लिए है ये. फिर इसी में जो इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज इज हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो प्लस v बाई u करके आता है. फिर बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की. तो पावर ऑफ लेंस ये होता है, मान लीजिए हमने कॉन्वेक्स लेंस को लिया फॉर एग्जांपल, एक लाइट रे जा रही है, तो क्या होगा, लेंस नहीं होता तो लाइट रे ऐसे निकल जाती है, बट इसने लाइट रे को कुछ अमाउंट बेंड कर दिया, तो ये एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है.
So power of lens is basically the measure of this angle of convergence or divergence for concave lens. तो ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ के बराबर होती है. So power of lens is basically 1 upon फोकल लेंथ. और यहाँ पे हम f जो है वो पुट करते हैं मीटर्स में. तो पावर का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर और मीटर इनवर्स होता है. तो जब भी सवाल सॉल्व करेगा पावर के, please do ensure that you have substituted the value of focal length in meters, not in centimeters. यही भी गलती आपसे हो जाएगी. अगर आपको इसी फॉर्मूले को लिखना है सेंटीमीटर में, तो ये बन जाएगा 100 by f. f is in सेंटीमीटर. इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, खास करके बहुत गलतियां इसमें होती हैं हमारी. तो ये तो बात होगी एक लेंस की. अगर मान लीजिए आपके कई सारे थिन लेंसेज कांटेक्ट में हैं, सो इक्विवेलेंट पावर निकालना है. अगर आपके कई सारे लेंसेज कांटेक्ट में है, तो मान लीजिए एक लेंस ऐसे रखा हुआ है, एक लेंस ऐसे रखा है, फिर एक कॉन्केव लेंस से करते करते बहुत सारे लेंसेज रखे हुए हैं. f1 फोकल लेंथ है, f2 है, f3 है, फिर fn करके है. तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है दैट इज 1 upon f1 प्लस 1 upon f2 अप टू 1 upon fn. अभी हमने इसमें किसी का साइन पुट नहीं किया है. कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव पुट कर दिया, कॉन्केव है तो नेगेटिव पुट कर दिएगा. जो इक्विवेलेंट पावर होगा दैट इज P1 प्लस P2 अप टू सो ऑन. और जो नेट मैग्निफिकेशन होगा वो इन सबके इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा. तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. इस पर सवाल कई सारे बनते हैं आपके ऑप्टिक्स सेगमेंट में से. अब आइए अगला बात करते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में. सो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये कोई मीडियम है, यहाँ से एक लाइट रे जा रही है, तो ये तो कर जाएगा रिफ्लेक्ट. एक लाइट रे गई, इसमें कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, फिर रिफ्रैक्ट कर जाएगा. अब एक ऐसा एंगल होगा यहाँ पे लाइट रे जब रिफ्रैक्ट करेगी तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा. उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. इसके आगे आप एंगल बढ़ाओगे तो लाइट रे क्या होगी, जब हिट करेगी तो वापस इसी मीडियम में लौट आएगी. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल. और इस फिनोमेना होने के लिए लाइट का डेंस टू रेयर जाना जरूरी है. तो इस फिनोमेना की दो बेसिक कंडीशन है. एक तो लाइट रे शुड गो फ्रॉम डेंस टू रेयर, और जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल. अब इस पॉइंट पर देखते हैं. तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है दैट इज स्नेल्स लॉ. तो स्नेल्स लॉ ये कैसे अप्लाई करते हैं? सपोज इसका मीडियम, यहाँ पे कुछ मीडियम n1 है और ये मीडियम n2 है. तो स्नेल्स लॉ में पहले हम क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं इंसिडेंट पार्ट. तो किस मीडियम में इंसिडेंट है? n1 में इंसिडेंट है. और कितने एंगल से इंसिडेंट है? IC एंगल से इंसिडेंट है. इज इक्वल टू किस मीडियम में जा रही है? n2 मीडियम में जा रही है. n2 और कितने एंगल से रिफ्रैक्ट कर रही है? साइन 90 से. साइन 91 बन गया. तो साइन IC विल बी इक्वल टू n2 बाय n1. तो IC का वैल्यू क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स n2 बाय n1 बन जाएगा. तो जब भी आप स्नेल्स लॉ किसी भी इंटरफेस पे अप्लाई करोगे, पहले आप लिखोगे इंसिडेंट पार्ट किस मीडियम में है और किस एंगल से इंसिडेंट है, किस मीडियम में जा रही है और कितने एंगल से वो रिफ्रैक्ट कर रही है. तो दिस इज योर स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. और उससे हमने डिराइव किया है कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है. अब बात करते हैं हम लोग प्रिज्म के बारे में. तो जो हमारे सिलेबस में है वो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में है. ये एक प्रिज्म है, ये लाइट रे जा रही है, ये रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, फिर वापस यहाँ से रिफ्रैक्ट कर जाएगी. A, B, C. ये एंगल ऑफ प्रिज्म A करके है, ये बना है नॉर्मल. तो आपका एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ पे बनाओगे नॉर्मल तो एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 ये हो गया, ये बन गया एंगल ऑफ इमर्जेंस. प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे ऐसे निकल जाती. जब इसको पीछे लाओगे तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा करके है. तो एक प्रिज्म में जो रिलेशंस होते हैं, पहला होता है
जो दोनों सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उनका सम जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। और जो दूसरा रिलेशन होता है दैट इज एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डेल्टा प्लस एंगल ए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन व्हाट हैपेंस, जो आपका एंगल R1 है वो R2 के बराबर होता है, उसको हमने R कर दिया, तो अगर इसको वापस सब्स्टिट्यूट करो क्या बन जाएगा, 2 times R इज इक्वल टू A, R बन जाएगा A/2, तो एक ये रिलेशन बन जाएगा आपका। फिर एंगल I जो होता है वो एंगल E के बराबर होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 times एंगल I बन जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल A, तो I का वैल्यू क्या बन जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 बन जाएगा। और व्हाट हैपेंस इन मिनिमम डेविएशन, जो लाइट रे आपकी आएगी वो इस बेस के पैरेलल निकल जाएगी। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आइए हम इसका जरा सा ग्राफ देखें हम लोग। इसका जब ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह है आपका, यहाँ पे अगर डेल्टा है यहाँ आई है तो ये कुछ इस तरह बनता है आपका। सो दिस इज द पॉइंट एट विच यू हैव मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू ई के बराबर होता है। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है प्रिज्म का, तो ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर, तो आई का वैल्यू क्या आया है, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन आर कितना आया है, साइन A/2। अब इसमें कंडीशन है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ ए या फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, तो उसमें क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर हो जाता है। तो वी कैन मॉडिफाई दिस एक्सप्रेशन एज साइन, ये थीटा है इसको थीटा के बराबर कर दो, तो a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन A/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, फिर क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम बाई ए। इसको सॉल्व करोगे तो डेविएशन का वैल्यू बन जाएगा a टाइम्स n माइनस 1 बन जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब है, जब यू हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म्स, ये तब सब्स्टिट्यूट करिए, हमारी 4 डिग्री है, 5 डिग्री है, 6 डिग्री है, तब ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा, नहीं तो आपको इसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा आपको। रे ऑप्टिक्स में आखिरी जो हमारा सेगमेंट है दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पहला आपका केस है सिंपल माइक्रोस्कोप। जैसे आपका ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और जो ये फोकस है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है आपका, लाइट रे गई यहाँ चली जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी, एक लाइट रे ऑप्टिकल जाएगी, वो अनडिवाइडेड निकल जाएगी। आगे तो मिल नहीं रहे हैं तो पीछे कहीं दोनों यहाँ आके मीट करेंगे, तो ये बन गया इमेज डिस्टेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, वी कर लीजिए। अब जो v का वैल्यू है उसको लिखा -d, d होता है डिस्टेंस ऑफ या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मींस आई से कितना मिनिमम दूरी पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देना शुरू करेगा। तो फॉर एक ह्यूमन आई या नॉर्मल ह्यूमन आई दिस d इज बेसिकली 25 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो आपका इमेज बना है, ये इस इमेज का जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है 1 + d/fe। fe क्या है, इसका फोकल लेंथ है। ये कब है, जब आपका इमेज -d पे बन रहा है, और अगर आपका इमेज बनता है इंफिनिटी पे, तब उस केस में आपका v जो होता है वो, सो इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट -d तो ये मैग्निफिकेशन है, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी तो आपका ये इमेज डिस्टेंस, तो इस केस में u कितना होगा, u विल बी इक्वल टू -f। तो आपके दो केस हैं, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, ये तब है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, तो आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो d/fe करके होगा, और इस केस को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं हम लोग यहाँ पे इसको। इसके बाद बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है
एक आई पीस होता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट रे गई, कुछ ऐसे जाएंगी, यहाँ पे मिलेंगी और इसमें करके ये ऐसे, तो ये कहीं यहाँ पीछे आके मीट करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस होता है आपका, दिस इज योर आई पीस, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज मोर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये जो है आपका आई पीस का डिस्टेंस है -d, ये आपका आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस है। तो इसमें जो आपका मैग्निफिकेशन बनता है दैट इज -v0/u0 1 + d/fe बनता है। ये तब है जब आपका इमेज डिस्टेंस -d पे है। अगर इमेज बन रही इंफिनिटी पे तो फॉर्मूला होता है -v0/u0 d/fe करके होता है, जब v आपका इंफिनिटी पे बन रहा होता है, ये v करके। फिर इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। तो लेंथ ऑफ ट्यूब जो होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है v0 + mod of ue करके होता है। एंड लास्ट वी आर लेफ्ट विद टेलीस्कोप, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आई पीस छोटा होता है, लाइट रे कुछ ऐसे आ रही होती है, एक लाइट रे ऐसे से आएगी, एक यहाँ मीट करेंगी, तो दोनों कहीं यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म करके कुछ ऐसे करके निकल जाएंगे। यहाँ पे जब पीछे लाओगे दोनों कहीं यहाँ आके फॉर्म करेंगे। तो इसमें जो UO होता है वो इंफिनिटी होता है, और जो आपका VO है वो ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आई पीस से ज़्यादा होता है। दिस इज इमेज डिस्टेंस ऑफ आई पीस, और ये जो है ये VE है, दैट इज -d। तो इसमें जो m का फॉर्मूला होता है -FO/FE 1 + FE/d। ये तब है जब इमेज आपकी -d पे बन रही है, और दूसरा m होता है -FO/FE, और ये तब होता है जब आपका v जो है वो इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा होता है। ये आपका लेंथ ऑफ ट्यूब होता है। लेंथ ऑफ ट्यूब इज FO + FE। अगर आप ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ को आई पीस की फोकल लेंथ में जोड़ देंगे तो आपको लेंथ ऑफ ट्यूब मिल जाएगा आपको। तो दिस वाज ऑल अबाउट रे ऑप्टिक्स। नाउ लेट अस मूव टू वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो अब आइए बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो वेव ऑप्टिक्स में जो आपका पहला सेगमेंट है दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये इंटरफेरेंस हम लोग जो हमने चैप्टर वेव पढ़ा था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपकी दो वेव्स, लाइट आप यहाँ पे आप एज अ वेव डिस्कस कर रहे हैं, तो जब भी आपकी दो वेव्स हैं तो एक वेव क्या है A1 sin ओमेगा t है, ये इस वेव का एम्पलीट्यूड है, दूसरी वेव A2 sin ओमेगा t + y है। मतलब अगर एक वेव ये जा रही है इसका एम्पलीट्यूड A1 है, तो दूसरी वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड A2 है, और इंटरफेयर करके एक नई वेव बन रही है जिसका एम्पलीट्यूड A है, और इनके बीच में एंगल फाई बन रहा है आपका। सो बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, YR जो है वो Y1 + Y2 है, और अपॉन सॉल्विंग जो आपकी वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी √of A1² + A2² + 2A1A2 cos phi. And since we know that intensity of any wave is proportional to the square of the amplitude, तो जो resultant wave बनेगी A² है, this is the intensity of the resultant wave. I1 is the intensity of wave 1, I2 is intensity of wave 2, और A1 का जगह √I1, A2 is √I2 cos phi. तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे। नाउ इफ इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उस केस में जो आपका cos phi होता है वो +1 होता है। तो phi क्या होगा, phi की वैल्यू हो जाएगी 2 and pi, and phase difference is k times path
डिफरेंस। तो 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। पाई और पाई कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज n टाइम्स लैम्डा, n आपका 0 1 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। और cos फाई 1 है तो आई आर क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव हो गया, अब बात हम करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो cos फाई क्या हो जाएगा -1 ये कब होगा, ये cos फाई क्यों -1 कब होता है, दिस इज एट 2n-1 पाई पे होता है ये। तो जितने भी आपके ऑड मल्टीपल होते हैं, जैसे आप n1 2 पुट करोगे तो 3 पाई, 1 पुट करोगे तो पाई, और फेज डिफरेंस क्या होता है k इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या बन जाएगा 2n-1 पाई अपॉन k, तो 2n-1 पाई अपॉन 2 पाई बाई लैम्डा, ऊपर है पाई पाई हटा दीजिए, तो डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2, n स्टार्ट होगा 1 2 अप टू सो ऑन। तो दिस इज द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो cos फाई -1, इसको -1 कर दीजिए, तो ये आपका, अच्छा यहाँ पे मॉड लगा दीजिए, यहाँ पे आप एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं। फिर इसमें एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस ये है कि अगर मान लीजिए दोनों सोर्सेस के एम्पलीट्यूड बराबर हैं, तो उस केस में जो आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा a² प्लस a² प्लस 2a² cos फाई, तो 2a² 1 प्लस cos फाई बन जाएगा, या इट विल बी 2i 1 प्लस cos फाई बन जाएगा। इसका मैं अगर निकालूं एवरेज वैल्यू तो ये 2 टाइम्स I0 बन जाएगा। I0 जो है वो किसी भी एक सोर्स की इंटेंसिटी है। अगर हम यही लॉजिक से अप्लाई करें कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो कंस्ट्रक्टिव में क्या बन जाएगा आपका, कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला क्या था, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 था, दोनों बराबर हैं, तो क्या बन जाएगा ये, इसको यहीं से अप्लाई करके इसको हटा दें यहाँ से, अगर मैं इसी को यूज करूँ तो A² क्या बन जाएगा 2a² 1 प्लस इसमें cos फाई 1 होता है 1, a² क्या बन जाएगा 4a², तो इंटेंसिटी क्या बन जाएगी 4 टाइम्स I0 बन जाएगी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको देखते हुए चलिएगा ये। अब अगर हम यही बात करें डिस्ट्रक्टिव की, तो cos फाई कितना है -1, तो क्या बन जाएगा -1, दिस विल बी 0, सो इंटेंसिटी विल बी अ 0 वैल्यू। मतलब स्क्रीन पे क्या होगा, जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे ब्राइट स्पॉट बनेगा, जहां जहां डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पे डार्क स्पॉट बनेगा। तो आपकी स्क्रीन जो होगी एक कंट्रास्टिंग स्क्रीन बन जाएगी आपकी, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। अब बात करते हैं हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्क्रीन है, यहाँ पे एक सोर्स है और इससे लाइट निकल रही है, तो एक लाइट ये बन गई और एक लाइट सोर्स ये आ रहा है। यहाँ पे मान ली कोई स्पॉट बना, इसको हम फ्रिंज कहते हैं, इसको हमने फ्रिंज की दूरी मान ली, ये स्क्रीन की दूरी है, स्लिट्स की दूरी स्मॉल d मान लीजिए, और ये ऐसे हैं कि दोनों आपस में सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। अब जो पी स्पॉट होगा या तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा या तो वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो एक तो जो वेव्स यहाँ पे दो वेव्स आ रही हैं, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है, देख लो ये जो है ये जो पाथ डिफरेंस है, इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू आती है y d अपॉन कैपिटल D आती है।
जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, अभी हमने पीछे निकाला है, और कंस्ट्रक्टिव डेल्टा एक्स जो था वो एन लैम्डा था, एन लैम्डा विल बी इक्वल टू वाई डी बाई डी। तो किसी भी ब्राइट स्पॉट की दूरी क्या होगी सेंटर से, एन लैम्डा डी बाई डी, और डिस्ट्रक्टिव में क्या था, डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n-1 लैम्डा बाई 2 करके थी। तो इसको इससे इक्वेट कर दो, तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू वाई डी बाई डी। तो ब्राइट डार्क स्पॉट की दूरी क्या हो जाएगी, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। तो सेंटर से ये दूरी है ब्राइट स्पॉट की, और सेंटर से दूरी है डार्क स्पॉट की। अब वो नंबरिंग जो कहेगा n आप उस हिसाब से चेंज कर लो, बोलता है फर्स्ट ब्राइट स्पॉट n1 पुट करना, सेकंड ब्राइट स्पॉट n को 2 पुट कर देना, और जो ये है दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे आपका ब्राइट स्पॉट ही बनेगा। एंड एट सेंट्रल मैक्सिमा व्हाट हैपेंस, जो आपका फेज डिफरेंस है वो जीरो होता है, दैट मीन्स फेज डिफरेंस भी जीरो होता है और पाथ डिफरेंस भी जीरो होता है फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड आपके सवाल एग्जाम में बनते हैं हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म इसमें है आपका फ्रिंज विड्थ। जो फ्रिंज विड्थ होता है वो कोई भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या कोई भी दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच की दूरी होती है, और दोनों में फॉर्मूला आपका आता है लैम्डा डी बाई डी करके आपका फॉर्मूला आता है। जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं फ्रिंज विड्थ का, तो ये कुछ इस तरह होता है हमेशा। ये स्क्रीन का सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट है, पहला डार्क पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट जो डार्क दूसरा ब्राइट, फिर सिमेट्रिकली ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे D1 है तो ये D1 डैश हो गया, B1 डैश है तो ये B1 बन जाएगा, अप टू सो ऑन। बाकी देखो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है ये 4I0 होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी 0 होगी। तो ये एक तरह का सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस तभी पॉसिबल है जब आपके सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट होंगे। कोहेरेंट का मतलब ये है कि जो उनका फेज डिफरेंस है या तो 0 होगा और कांस्टेंट होगा। दिस इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस, कि जो सोर्सेज आप यूज कर रहे हो S1 S2 वो आपस में कोहेरेंट हो, मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 हो या फेज डिफरेंस आपका कांस्टेंट बन के चले वहां पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डायफ्रैक्शन की। सो डायफ्रैक्शन इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड एनी कॉर्नर, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। तो ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दैट इज डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। तो आपकी लाइट रेज यहाँ पे आ रही हैं, ये एजेस के अराउंड क्या होगी, लाइट आपकी बेंड कर जाएंगी। तो यहाँ पे पॉइंट पी पे क्या है, लाइट रेज आपके इंटरफेयर करके या तो बनाएंगे डार्क स्पॉट या ब्राइट स्पॉट। अगर ब्राइट स्पॉट है, अगर मैक्सिमा है, that will be d sin theta is equal to n plus half lambda, lambda is wavelength of light, n आपका ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस है, पहला है, दूसरा है, थर्ड है, क्या है, एंड फॉर मिनिमा d sin theta should be equal to n lambda। तो अगर हम बात करें फर्स्ट मिनिमा की, तो जो उसका एंगल ऑफ स्प्रेड होगा that will be d sin theta is equal to lambda। तो sin theta क्या बन जाएगा, lambda by t बन जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाय d। दिस इज द एंगुलर स्प्रेड ऑफ मिनिमा ऑन द स्क्रीन। तो आइए देखते हैं इसका पैटर्न बनता कैसे स्क्रीन के ऊपर। जैसे अभी हमने इंटरफेरेंस का पैटर्न देखा था, तो डायफ्रैक्शन का पैटर्न थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, और ये हमेशा जैसे सेंट्रल पे सबसे ज्यादा होगा, फिर कुछ फॉल करेगा, फिर कुछ फॉल करेगा, फिर कुछ फॉल करेगा। सेम चीज हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो इसे पहला मिनिमा है दैट इज लैम्डा बाई डी, ये दूसरा मिनिमा है, ये कितना बन जाएगा, 2 लैम्डा बाई डी, ये बन जाएगा 3 लैम्डा बाई डी, दिस विल बी माइनस लैम्डा बाई डी। तो अगर आप देखो जो सेंट्रल मैक्सिमा का स्प्रेड है वो कितना है, लैम्डा बाई डी से माइनस लैम्डा बाई डी है, जो उसका स्प्रेड है दैट इज 2 लैम्डा बाई डी और 2 थीटा।
क्योंकि 2 थीटा कितना है, लैम्डा बाई टी, क्योंकि थीटा लैम्डा बाई टी है, तो 2 थीटा विल बी 2 लैम्डा बाई टी। सो सेंट्रल मैक्सिमम जो स्प्रेड है पूरे स्क्रीन के ऊपर, उसका ट्वाइस है। किसी भी मैक्सिमम का स्प्रेड जो है वो लैम्डा बाई टी है। इसका भी देखो, इसका भी लैम्डा बाई डी है, ये डिफरेंस भी लैम्डा बाई टी है, इसका डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा बाई डी है। अगर मैं कहूं कि किसी भी मैक्सिमा का लीनियर स्प्रेड क्या होगा, तो साइन थीटा हमारा कितना आया है, वाई बाई डी आया है। फॉर स्मॉल एंगल्स थीटा जो होता है वो वाई बाई डी के बराबर होता है। वाई क्या है, जैसे हमने स्क्रीन लिया तो यहाँ पे आपका ये स्प्रेड बन रहा है, ये करके, तो ये आपका वाई हो गया। ये सपोज, सॉरी सेंटर की बात नहीं कर रहे हम किसी भी इसकी बात करते हैं। अगर हम ये स्प्रेड देखें तो ये वाई है, यहाँ पे मैक्सिमा कैसा बन रहा है आपका, ये करके है, ये करके। अगर हम इसकी बात करें तो ये मेरा स्प्रेड है, ये यहाँ से देखो, ये है, ये दूरी देखो, ये y है, ये d है। तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, y बाई डी होगा, और स्मॉल एंगल के tan थीटा जो होता है वो sin थीटा के बराबर होता है। और अभी हमने sin थीटा कितना निकाला है, n लैम्डा, देखो n लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y बाई डी बन जाएगा। तो y विल बी इक्वल टू n लैम्डा बाई डी। अगली हम बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए दो आपके ये डायफ्रैक्शन पैटर्न्स हैं, तो कहाँ पे जस्ट ये दोनों सेंट्रल मैक्सिमम को रिजॉल्व करेगा, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो फॉर टेलीस्कोप इट इज 1.22 लैम्डा बाई ए, लैम्डा लाइट का वेवलेंथ है, ए आपके अपर्चर का विड्थ है। एंड फॉर माइक्रोस्कोप इट इज लैम्डा अपॉन 2d साइन थीटा, लैम्डा वेवलेंथ है, d आपका अपर्चर का विड्थ है, और d साइन थीटा को हम न्यूमेरिकल अपर्चर भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसको लास्ट हम मूव करते हैं पोलराइजेशन के ऊपर। सो पोलराइजेशन इज बेसिक व्हाट, मान लीजिए कोई लाइट है आपकी, उस लाइट के हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रहे हैं। नाउ व्हेन यू पास इट थ्रू अ पोलराइड, तो जो लाइट होती है या तो वो इस डायरेक्शन में बचेगी बस, या तो इस डायरेक्शन में बचेगी, दिस कॉल्ड पोलराइजेशन। अब इसमें एक लॉ होता है मैलस लॉ। मैलस लॉ ये बोलता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइट इंटेंसिटी आई नॉट है और यहाँ पे इंटेंसिटी आई है, तो जो इंटेंसिटी थ्रू पोलराइड होती है दैट इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, दिस कॉल्ड मैलस लॉ। तो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें, सपोज मेरे पास एक फिगर है, एक यहाँ पे पोलराइजर है और यहाँ पे एक एनालाइजर है जो इस एक्सिस के अबाउट थीटा एंगल घूम रहा है। तो जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट होती है। पहले स्टेप पे जो पोलराइड होता है, जो लाइट निकलती है पहले स्टेप है आई नॉट बाई टू। अब जो यहाँ पे जो एनालाइजर है इसकी इंटेंसिटी आई है, सो दिस आई विल बी इक्वल टू आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, और एंगल हमेशा विद रिस्पेक्ट टू हम पास एक्सिस लेके चलेंगे। तो जब एनालाइजर ऐसे होगा तो आपका थीटा 90 होगा, तो आपकी इंटेंसिटी 0 आएगी। चलो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे आई को और थीटा को, तो ये कुछ इस तरह बनेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा ये। तो 0 पे इंटेंसिटी आपकी सबसे ज्यादा होगी, 90 पे सबसे कम होगी आपकी। लास्ट में इसके में आपका जो लास्ट बचता है दैट इज ब्रूस्टर लॉ। तो ब्रूस्टर लॉ या ब्रूस्टर एंगल ये होता है कि मान लीजिए एक लाइट रे, ये n1 है, आप n2 में जा रहे हो, लाइट रे आई, और यहाँ पे ये कुछ रिफ्रैक्ट करेगी, कुछ रिफ्लेक्ट करेगी। ये जो है ये अनपोलराइज्ड लाइट होती है, ये पोलराइज होती है, तो दिस पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपका एक पोलराइजिंग एंगल IP है, IP करके। तो tan IP का वैल्यू जो होता है दैट इज n2 बाय n1, या tan IP इज इक्वल टू n। तो जो पोलराइजिंग एंगल है कि मैं कितने एंगल पे इसको थ्रू करूं या इंसिडेंट करूं कि लाइट रिफ्लेक्शन के बाद पोलराइज हो जाएगी आपकी। सो दिस पोलराइजिंग एंगल
depends upon the refractive index of the two mediums or materials. So friends, this was all about optics, जिसमें हमने रे ऑप्टिक्स भी कवर किया और हमने वेव ऑप्टिक्स को भी कवर किया है. आपके नीट में 3 से 4 सवाल इसके हर साल आपके बनते ही बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. एंड इन आखिर में वी वुड लाइक टू extend our warm wishes on Vicom. So friends, हमने आज रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कवर किया है. ये आपके नीट में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको अच्छे से करिएगा एंड यू गेट अ गुड चंक ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेगमेंट. इसको ध्यान से करिएगा. फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, थोड़ा एप्लीकेटिव होते हैं, बट अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे. बाकी वी टीम अनलॉक साइंस would like to wish you all the very best for your upcoming NEET examinations. I hope आप उसमें अच्छा करेंगे and you get a very good rank from that thing. और अगर आपको हमारी सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है, हमें प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और जो नए आ रहे हैं हमें सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलें आप लोग. To get the latest notifications, you can press the bell icon. So friends, thank you very much.